हमारे साथ द बोनस के एडिटर अंशुमन तिवारी सर जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आज तो बहुत सारी खबरें हैं सर, और साफ तौर पे जो है इस तरह का सर देखने को भी मिल रहा है, गिफ्ट निफ्टी भी संकेत कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, धन्यवाद हर्ष। आज मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, फोन पर आपके साथ हूँ, लेकिन आज खबरों का बड़ा दिन है। और जिस एक खबर ने आज पूरी दुनिया के बाजारों को उत्साहित किया है, और बाजार क्यों इतने उत्साहित हैं इस फैसले पर, इसे थोड़ा गहराई से समझना जरूरी है, क्योंकि खबर आज नहीं, इसके बाद कई 1-2 हफ्तों तक पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करेगी। अमेरिका की फेडरल अदालत है, यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इसने ट्रंप के टैरिफ को असंवैधानिक ठहरा दिया। क्या कहा है कोर्ट ने, ये जानना जरूरी है। अदालत ने कहा है कि यूएस कांग्रेस ही व्यापार नियमों को तय कर सकती है, राष्ट्रपति के इमरजेंसी अधिकारों में यह नहीं आता। आप सबको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इमरजेंसी पावर के तहत अमेरिका की सुरक्षा के खतरे को ध्यान में रखते हुए जो अधिकार मिले हैं, उसके तहत कॉमर्स के टैरिफ के नियम तय किए। इस फैसले के तुरंत बाद ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट की अथॉरिटी पर सवाल उठाते हुए एक अपील फाइल की है। अब ऐसा लगता है कि मामला यूएस कोर्ट ऑफ अपील और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। ये प्रकरण इसलिए इतना महत्वपूर्ण है, हमने शेयर बाजारों में इतनी तेजी इसलिए देखी अमेरिका के फ्यूचर्स में या एशिया के बाजारों में, क्योंकि ये प्रकरण एक किस्म से नजीर बनने की तरफ बढ़ रहा है, अमेरिकी इतिहास में प्रेसिडेंट बनने की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रावधान का इस्तेमाल किया है टैरिफ लगाने के लिए, तो ये मामला जिस भी अदालत से निकल कर आएगा वहां से राष्ट्रपति की सीमाएं तय होंगी, और इसलिए इस पर पूरी दुनिया की निगाह है, और इसलिए ये अपेक्षित था कि ये मामला इस सीमा तक जाएगा। तो ये बड़ा घटनाक्रम है। पूरे घटनाक्रम पर आज दिन भर अलग अलग जगह से प्रतिक्रिया आएगी। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार कैसे इसे अपील को कोर्ट ऑफ अपील तो सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएगी, इस पर प्रतिक्रिया रहेगी। दूसरा जो महत्व, इसलिए सबने शेयर बाजारों में आज तेजी देखी, एशियाई शेयर बाजार भी ऊपर है, हालांकि यूरोपीय शेयर बाजारों पर थोड़ा दबाव दिखा है। दूसरी बड़ी खबर जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा झटका है, वो ये है कि इलन मस्क सरकार से अलग हो रहे हैं। जो लोग बोनस के नियमित दर्शकों ने याद होगा कि कल हमने बोनस पॉइंट में विस्तार से इस पर चर्चा की थी और संकेत दिया था कि इलन मस्क के लिए अब सरकार में रहना मुश्किल है। 12 राज्यों ने, अमेरिका के 12 राज्यों ने इलन मस्क की डॉज में नियुक्ति सरकारी कर्मचारी के अधिकारी के तौर पर उस पर सवाल उठाए थे। ये कहा था कि उन्होंने गोपनीयता भंग की है, उन्होंने जरूरी डेटा में एक्सेस किया है और बहुत सारी स्कीमें बंद की हैं जो उचित नहीं है। अदालत ने ये मुकदमा जारी रखा और डॉज के गठन और एलन मस्क की नियुक्ति को अवैध ठहराया था। इसके बाद एलन मस्क के लिए पद पर बने रहना मुश्किल हो गया था। आज सुबह उन्होंने, भारतीय समय के अनुसार आज सुबह उन्होंने ट्वीट किया और ट्रंप के साथ अपने रिश्तों का जिक्र करते हुए अपने आप को अलग कर दिया। इसके बाद अब डॉज का भविष्य और एलन मस्क का भविष्य मुश्किल में है। मस्क ने, ध्यान रहे कि मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स कटौती बिल की भी आलोचना की थी। मस्क की विदाई, एलन मस्क की विदाई ट्रंप प्रशासन की साख के लिए बड़ा झटका है और ट्रंप के विरोधियों की एक शुरुआती जीत है। इधर फेडरल रिजर्व की मई की बैठक के मिनट आ गए हैं। फेडरल रिजर्व ने टैरिफ से महंगाई बढ़ने का आकलन दिया है, बेरोजगारी बढ़ने की आशंका जाहिर की है, मंदी की चेतावनी जाहिर की है, ब्याज दर कम होने की उम्मीद सीमित है। इस रिपोर्ट पर भी, इन मिनट्स पर भी ध्यान देना इसलिए जरूरी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने फेड प्रमुख को हटाने तक की धमकी दी थी, लेकिन फेड की कमेंट्री, फेडरल मार्केट कमेटी की कमेंट्री में, उसकी टिप्पणी में कोई बदलाव नहीं हुआ। उसके रुख के अनुसार टैरिफ अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किल बन सकते हैं, और जो मिनट्स आए वो काफी दो टूक है। इसके बाद हम चलते हैं बॉन्ड बाजारों की तरफ, जहां से फिर डराने वाली खबरें आना शुरू हुई हैं। पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में सरकारों के वित्तीय दबाव उनके लिए कर्ज को महंगा कर रहे हैं, और शेयर बाजारों के लिए आने वाले समय में बड़ी चुनौती रहेगी। जापान के बॉन्ड बाजार की मुश्किल नहीं थम रही। जापान में बॉन्ड की नीलामी फिर कमजोर रही। 40 वर्षीय बॉन्ड की नीलामी की थी जापान में, जिसमें बिड टू कवर अनुपात जुलाई 2024 के बाद सबसे कम है। 2:21 के अनुपात में बिड्स आई है। इस वजह से 40 वर्षीय बॉन्ड को अच्छा समर्थन नहीं मिला, ग्राहक नहीं मिले, और 30 वर्षीय बॉन्ड यील्ड करीब 10 बेसिस पॉइंट जापान में बढ़ी है। जापान से तैरती हुई ये खबर यूरोप तक आई। स्वीडन के रिक्स बैंक ने कहा है कि टैरिफ और कर्ज के कारण स्वीडन की अर्थव्यवस्था में वित्तीय जोखिम बढ़ रहे हैं। इधर ब्राजील में सरकार के कर्ज कार्यक्रम की लागत 8 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर 13% के पास पहुंच गई है। ब्राजील की सरकार अपनी जरूरत का कुल 86-96% कर्ज विदेश की मुद्रा में, रियाल में लेती है। तो ट्रंप को झटका, ट्रंप के टैरिफ को खारिज किया जाना, एलन मस्क की विदाई और दुनिया में बॉन्ड बाजारों का, बॉन्ड मार्केट में बढ़ते दबाव, ये दोनों परस्पर विरोधी खबरें हैं। इन दोनों खबरों का असर में बाजार में उत्साह के तौर पर और चिंता के तौर पर दिखाई देगा। अब इसके बाद हम चलते हैं कुछ बड़ी घटनाओं की तरफ, युद्ध के मोर्चों पर जो खुले हुए हैं और वहां भी बड़े घटनाक्रम है।
रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और तेज होने का खतरा है। यूक्रेन ने कल रात में कहा कि रूस ने सूमी के पास करीब 50,000 सैनिक जुटा लिए हैं जो यूक्रेन पर हमला कर सकते हैं, और वो 10 किलोमीटर का एक बफर जोन बना रहा है। शांति की कोशिश करते हुए ट्रंप और पुतिन के बीच सार्वजनिक टकराव हुआ है सोशल मीडिया पर। ट्रंप ने कहा कि पुतिन खतरे से खेल रहे हैं। पुतिन ने कहा कि ट्रंप को कुछ पता नहीं है कि असलियत क्या है। इधर यह भी माना जा रहा है कि पुतिन ने यूक्रेन के साथ युद्ध विराम के लिए एक अनोखी शर्त रखी है। उनका कहना है कि नाटो का विस्तार रोक दिया जाए और प्रतिबंध उठा लिए जाए। यूरोप इस पर सहमत शायद ही हो कि नाटो का विस्तार रोका जाएगा, क्योंकि पुतिन की चिंता यह है कि युद्ध खत्म होने के बाद यूक्रेन और कुछ अन्य देश जो नाटो से बाहर है वो नाटो का हिस्सा हो सकते हैं। इधर एक और नया विवादित क्षेत्र बन रहा है जो पहले से तनाव का केंद्र है, दक्षिण साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी के कुछ विवादित आइलैंड पर चीन के फाइटर जेट्स देखे गए हैं। इस इलाके में चीन ने नौसैनिक गतिविधियां बढ़ाई हैं। इस पर आज अमेरिका की प्रतिक्रिया की और साउथ चाइना सी के आसपास देशों की प्रतिक्रिया पर निगाहें रहेंगी और एशियाई बाजार इन प्रतिक्रियाओं से प्रभावित हो सकते हैं। इजराइल हमास युद्ध के मोर्चे से कई जरूरी खबरें हैं और कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इजराइल ने कल कहा कि उसने गाजा में हमास कमांडर सिलवार को मार दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों फिलिस्तीन को मान्यता देने की तरफ बढ़ रहे हैं। फ्रांस में काफी राजनीतिक उठापटक है शीर्षस्थान इसको लेकर, लेकिन इधर जर्मनी इजराइल के खिलाफ कुछ सख्त कदम उठा सकता है गाजा में हमले को लेकर। तो अब इस स्थिति में यूरोप एक तरह से इजराइल के खिलाफ खड़ा होता दिखाई दे रहा है, जो एक बड़ा घटनाक्रम है। आज फिर खुफिया एजेंसियों के हवाले से यह खबर आई कि इजराइल ईरान के नाभिकीय ठिकानों पर हमला कर सकता है। हालांकि ईरान और अमेरिका के बीच संधि की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन इजराइल की तरफ से हमले का खतरा बना हुआ है और बढ़ रहा है। अमेरिका और एक बड़ी खबर जो आज बाजारों को प्रभावित करेगी, वो अमेरिका और चीन के बीच नया चिप वार है। ट्रंप प्रशासन ने कैंडस, सिनॉप्सिस और सीमेंस को चिप डिजाइन के टूल बेचने से मना कर दिया है जो कि चीन को दिए जाते थे। ये कहा गया है कि अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि डिजाइनें चीन के पास न पहुंचे। चीन इस पर पलटवार कर सकता है क्योंकि वह कह चुका है कि उसके चिप कार्यक्रम में बाधा डालने वाली कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी। इधर यूरोपीय समुदाय ने कल एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। कश्मीर में निवेश बढ़ाने के लिए $11 बिलियन का एक टेक फंड शुरू किया है। अब हम चलते हैं कमोडिटी बाजार की तरफ। कमोडिटी बाजार में कच्चे तेल बाजार को प्रभावित करने वाली एक खबर वेनेजुएला से आई। वेनेजुएला में अमेरिकी कंपनी शेवरॉन अपना कारोबार समेट रही है। अमेरिकी सरकार ने शेवरॉन को वेनेजुएला में अपना काम करते रहने के लिए लाइसेंस नवीनीकरण करने से मना कर दिया। वेनेजुएला अमेरिकी सरकार के लाइसेंस शेवरॉन वेनेजुएला में काम करती है और तेल निकालकर बाजार में बेचती है, इसके लिए अमेरिका ने उसे लाइसेंस दे रखा है। इसके बाद आपूर्ति में कमी की संभावना थी। ब्रेंट करीब $65 और WTI $62 से ऊपर है। सोना कुछ नरमी के साथ स्थिर है। तांबे में तेजी दिखाई दे रही है। क्रिप्टो बाजार में खासी बड़ी तेजी दिख रही है। एक गेमिंग कंपनी है जो काफी समय से मुश्किलों में फंसी है, गेमस्टॉप। उसने $513 मिलियन से बिटकॉइन की ट्रेजरी खरीदी है, जो बड़ी खबर है। बिटकॉइन में हल्की नरमी दिखाई दी है। ईथर में करीब 1.2% की तेजी है। कॉर्पोरेट खबरों की तरफ चलते हैं, जिसमें सबसे बड़ी खबर एनवीडिया की थी। एनवीडिया ने पहली तिमाही में उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन दूसरी तिमाही को लेकर बाजार में बड़ी चिंता है। एनवीडिया ने कहा है कि चीन पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं चिप निर्यात से, उसे दूसरी तिमाही में एनवीडिया को $8 अरब का नुकसान होगा। हालांकि स्टॉक में कल तेजी दिखाई दी। ऑटो बाजार में दो घटनाक्रम है। कैमरे सॉफ्टवेयर में खराबी के कारण फोर्ड अमेरिका से 10 लाख वाहनों को रिकॉल करने वाली है, और निसान ने रेना को अपनी भारतीय इकाई में हिस्सेदारी बेचने के बावजूद निवेश जारी रखने के लिए घोषणा की है। निसान का निवेश भारतीय बाजार में बना रहेगा। ब्राजील की एक एयरलाइंस डिफॉल्ट कर गई है, अजुल एयरलाइंस, और उसने $1.6 बिलियन के कर्ज के पुनर्गठन के लिए चैप्टर 11 में अर्जी दी है। यह घटनाक्रम भी अब दुनिया के एविएशन बाजारों को प्रभावित करेगा। इसका शेयर 40% टूट गया। भारतीय बाजार की तरफ चलते हैं। भारत में 3-4 बड़ी खबरें हैं जिनका असर हम आज भारतीय बाजार में समझने की कोशिश करेंगे। अडानी पोर्ट्स लंबे समय के बाद भारतीय बाजार में $50,000 अरब का 15 वर्षीय बॉन्ड जारी करने की तैयारी में। लंबे समय के बाद अडानी पोर्ट्स भारतीय बाजार में कर्ज लेने के लिए लौट रही है। इधर बिजली उत्पादन घटने से अप्रैल में भारत में फैक्ट्री प्रोडक्ट की IIP की विकास दर 8 महीने की न्यूनतम स्तर पर है। एक अच्छी खबर बाजार में ये आई कि भारतीय शेयर बाजारों में ब्लॉक डील्स मई के महीने में 65,000 करोड़ पर पहुंच गई है। ये 9 महीने का सबसे ऊंचा स्तर है। ये बताता है कि असाइज की वापसी के बाद और नए निवेश के बाद अप्रैल की तुलना में मई का महीना शेयर बाजारों के लिए खासा बेहतर रहा है और यहाँ गतिविधियां काफी तेज रही। सरकार ने कल खरीफ के समर्थन मूल्य घोषित किए हैं। धान के MSP में कोई बढ़त नहीं है। चावल का जो बढ़ा हुआ भंडार है उसे कम करने की कोशिश दिखाई दे रही है। इसका मिला जुला असर आपको बाजार पर दिखाई देगा कि खरीफ और धान
खरीद की प्रमुख फसल धान है, और धान में किसानों को उस तरीके का रिटर्न नहीं मिलेगा। हालांकि दालों, दलहन और तिलहन को एमएसपी में प्रोत्साहन मिला है। एक और खबर जो आज शेयर बाजार खुलते ही शायद बाजार पसंद करेगी, वो एचडीएफसी बैंक से जुड़ी हुई है। एचडीएफसी बैंक अमीरात में बड़ी मुश्किल में फंस गया है। एचडीएफसी बैंक के खिलाफ अमीरात के रेगुलेटर ने एक मामले में जांच शुरू कर दी है। बैंक ने वहां क्रेडिट सुई के बॉन्ड्स को बेचने में नियमों का उल्लंघन किया है, और निवेशकों ने शिकायत की है कि एचडीएफसी बैंक ने क्रेडिट सुई के बॉन्ड की मिस सेलिंग की है। इसकी जांच शुरू हो गई है। आज स्टॉक पर इसका असर रहेगा। अगले 24 घंटे महत्वपूर्ण है कई वजहों से। अदालत के फैसले पर ट्रंप की प्रतिक्रिया आएगी, ट्रंप प्रशासन क्या करता है, इस पर आज पूरी दुनिया की निगाहें होंगी। अदालत के इस फैसले से 3 महत्वपूर्ण व्यापार वार्ताएं प्रभावित होंगी जो अमेरिका के साथ चल रही है, भारत के साथ, दूसरी जापान के साथ और तीसरी ईयू के साथ। अगर यह अदालत का फैसला सस्टेन करता है, कोर्ट में जाता है, तो शायद ये देश टैरिफ को खत्म कराने के लिए अपनी वार्ताओं पर थोड़ा रुकने का इंतजार करेंगे। एक बात तो निश्चित है हर्ष, कि टैरिफ को लेकर अब एक कानूनी अनिश्चितता जरूर बन गई है पूरी दुनिया के बाजारों में भी और अमेरिका के भीतर भी। इसलिए टैरिफ को लेकर अब वो परिस्थिति नहीं है। जब तक अदालतों के फैसले नहीं आ जाते तब तक शायद दुनिया के देश संधियों पर थोड़ा रोकेंगे। इधर अमेरिका की कंपनियों पर चिप वार को लेकर चीन में बड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जो फैसला कल अमेरिका ने लिया है। डॉलर में मजबूती आई है लेकिन टिकाऊ नहीं दिख रही है। उंगलियों पर दुनिया में आज इतना ही। हम वापस चलते हैं नोएडा स्टूडियो हर्ष के पास। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तमाम तरह के ट्रिगर्स आपने बता दिए, और ख़ास तौर पे जिस तरीके से बहुत बारीकी से आपने समझाया कि जो डोनाल्ड ट्रंप को झटका मिला है अमेरिकी कोर्ट से, उसका असर किस तरीके से देखने को मिल रहा है, और काफ़ी जो बाजार हैं, एशियाई बाजार जो है वो काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।